हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड टॉप 100 एमसीक्यू लेकर आई हूँ। मैंने सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संसद द्वारा। देखिए दोस्तों, हमारा संविधान बनके कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और जो संविधान इस डेट को बनकर तैयार हुआ, उस संविधान को कहा जाता है मूल संविधान। अब इस संविधान में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज किया जाए, उसको बोला जाता है संविधान संशोधन। और ये शक्ति होती है संसद के पास। देखिए, कानून बनाने की शक्ति जो है राज्य की विधायिका के पास भी होती है, लेकिन संविधान में यदि संशोधन करना हो तो ये शक्ति सिर्फ संसद के पास होगी। किसी भी राज्य की विधायिका के पास ये शक्ति नहीं होती है। और ये संविधान संशोधन हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 में बताया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 368 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए दोस्तों, संवैधानिक उपचार का अधिकार है अनुच्छेद नंबर 32 में। याद रखिए, अनुच्छेद 32 में। देखिए, संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करता है, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भिन्न भिन्न प्रकार के अधिकारों के बारे में बताया गया है। यदि कोई भी राज्य या फिर हम बोल सकते हैं केंद्र सरकार हमसे हमारा मौलिक अधिकार छीनता है, तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और ये बताया गया है अनुच्छेद 32 में। ये भी मौलिक अधिकार का ही भाग है और इसी को कहा जाता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। और इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, संसद को। याद रखिए दोस्तों, जरूरी नहीं है कि एक राज्य के लिए केवल एक ही उच्च न्यायालय हो। कभी कभी ये भी हो सकता है कि 2 राज्य के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय हो। एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे कि पंजाब और हरियाणा, इसके लिए एक जॉइंट हाई कोर्ट है। ठीक वैसे ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इसके लिए भी एक जॉइंट हाई कोर्ट है। क्लियर है? और ये शक्ति किसको दी गई है? संसद को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में पहला विषय कौन सा होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रश्नकाल। देखिए दोस्तों, जब भी सदन में बैठक प्रारंभ होता है, उसका शुरू का जो 1 घंटा होता है ना, वो प्रश्नकाल का होता है। इसमें सरकार से, मंत्रियों से सवाल पूछा जाता है उसके प्रशासन के लिए और उसने क्या काम किया है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 24वां संशोधन द्वारा। दोस्तों, ये संशोधन किया गया था 5 नवंबर 1971 को। याद रखिए दोस्तों, मूल अधिकार में परिवर्तन किए जा सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना को परिवर्तित किए बिना। और ये बात बताया गया था 24वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति की। देखिए दोस्तों, नए राज्य बनाना है, इसके बारे में बताया गया है संविधान के अनुच्छेद नंबर 3 में। और नए राज्य बनाने संबंधी कानून, ये शक्ति होती है संसद के पास। केवल संसद ही नया राज्य बना सकता है। याद रखिए, और ये जो नया राज्य बन रहा है ना, इसकी जमीन पहले से भारत में उपस्थित होनी चाहिए, तभी अनुच्छेद 3 का उपयोग किया जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि पहले मध्य प्रदेश एक था, ठीक है। अब मध्य प्रदेश से कटकर अलग हुआ था छत्तीसगढ़। तो जो छत्तीसगढ़ की जमीन है वो तो मध्य प्रदेश का ही भाग था ना, पहले से ही भारत का भाग था। तब अनुच्छेद 3 का उपयोग किया गया था और संसद ने एक नया राज्य बनाया था, छत्तीसगढ़, ठीक है।
अब मान लेते हैं हम पाकिस्तान की कोई ज़मीन है, जैसे कि हम मान लेते हैं बलूचिस्तान है। अब बलूचिस्तान को हमें इंडिया में मिलाना है और एक नया राज्य बनाना है, तब हम आर्टिकल 2 का उपयोग करेंगे। वो ज़मीन है बलूचिस्तान जो पहले से इंडिया का भाग नहीं है, वो किसी अन्य देश का भाग है, तो किसी अन्य देश के भाग को अपने में मिलाना है और फिर से एक नया राज्य बनाना है, तब हम अनुच्छेद 2 का उपयोग करते हैं। और याद रखिए, ये सभी शक्तियां होती है संसद के पास, राज्य की विधायिका के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है। अब एक चीज और याद रखना है आपको, जब भी नया राज्य बनाना हो उसके लिए बिल पेश किया जाएगा संसद में, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 52 में। इसमें बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जब भी संविधान में बोला जाए ना होगा, मतलब कि ये पद किसी भी हाल में 1 घंटे के लिए भी खाली नहीं रह सकता है। भारत का राष्ट्रपति होगा, किसी भी हालत में होगा। और कभी अगर भारत का राष्ट्रपति को कुछ हो जाए, बीमार है या कुछ भी है, तो राष्ट्रपति की जगह फिर उपराष्ट्रपति जो है उसका कार्यभार संभालता है, लेकिन इस पोस्ट में कोई ना कोई होना ही चाहिए। क्लियर है? ये आर्टिकल 52 में बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 89, आर्टिकल 89 में। देखिए दोस्तों, एक चीज समझिए, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। हमारे संसद में 2 सदन होते हैं। लोकसभा में होता है अध्यक्ष और होता है उपाध्यक्ष। क्लियर है? वैसे ही राज्यसभा में होता है सभापति और होता है उपसभापति। सभापति कौन होता है राज्यसभा का? जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है ना, वही राज्यसभा का सभापति होता है। और ये राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में बताया है आर्टिकल 89 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में उल्लेख है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 123 में। दोस्तों, ये क्या होता है? ये राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या होती है? देखिए, जब सदन में कोई भी सत्र ना चल रहा हो और इमरजेंसी में कोई कानून लाना हो, तो राष्ट्रपति जो है ना अध्यादेश जारी करता है। जो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है उसमें उतनी ही शक्ति होती है जितना जो संसद कानून बनाता है उसमें होती है। क्लियर है? और ये बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नहीं। देखिए दोस्तों, महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को, याद रखिए, इंडिया के प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं महाभियोग। इसको बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 में। अब ये जो महाभियोग शब्द है ना, ये हम राष्ट्रपति के अलावा किसी अन्य के लिए उपयोग नहीं कर सकते, चाहे वो लोकसभा का स्पीकर हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो या उपराष्ट्रपति हो, किसी के लिए भी महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं किया जाता। ये केवल राष्ट्रपति के लिए किया जाता है, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किया जाता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 24 में ये बोला गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र का बालक किसी भी ऐसे कारखाने में काम नहीं करेगा जहां पर जीवन का सवाल हो, मतलब जीवन जो है असुरक्षित हो जाए। और ये बताया गया है हमें आर्टिकल 24 में। याद रखिए, ये मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 85। देखिए दोस्तों, अधिवेशन की बात की जा रही है। अधिवेशन को हम सत्र भी बोलते हैं और बैठक भी बोलते हैं। 3 सत्र होते हैं सामान्यतः। एक होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। क्लियर है? 3 तो सामान्यता होते हैं, लेकिन मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए। और जो 2 सत्र होते हैं ना, 2 अधिवेशन होते हैं, उसके बीच में 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। क्लियर है? और ये बताया हमें आर्टिकल 85 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किन स्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, बाह्य आक्रमण भी और सशस्त्र विद्रोह भी। और दोस्तों याद रखिए एक और होता है, युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है ना, तब भी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है, और ये बताया है आर्टिकल 352 में। और याद रखिए जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है तो मौलिक अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है। कुछ मौलिक अधिकार जैसे कि अनुच्छेद 20 और 21 में जो मौलिक अधिकार हैं उसको छोड़कर बाकी के मौलिक अधिकार स्थगित हो जाते हैं, सस्पेंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति में। दोस्तों याद रखिए केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में, और यहीं पर अगर पूछता ना कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है, तो वो होता राज्यपाल में। क्लियर है? केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में और राज्यों की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है। अब देखिए दोस्तों इसके बारे में बताया है आर्टिकल 53 में, और ये जो राज्यों की जो कार्यपालिका शक्ति जो राज्यपाल में निहित होती है वो बताया है आर्टिकल 155 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, किसी भी सदन में। देखिए दोस्तों जो संवैधानिक संशोधन का जो विधेयक आता है इसको पास होने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना जरूरी है। उसके बाद जाता है ये राष्ट्रपति के पास, जब राष्ट्रपति अपनी अनुमति देते हैं तो वो विधेयक अधिनियम में परिवर्तित हो जाता है। अब चाहे आप उसको लोकसभा में पहले इंट्रोड्यूस करो या राज्यसभा में, ये मैटर नहीं करता है, तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। शर्त यह है कि दोनों सदन से पास होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। देखिए दोस्तों भारत का महान्यायवादी होता है भारत सरकार का वकील, जो भारत सरकार को विधिक सलाह देता है, लीगल एडवाइस देता है। क्लियर है? और ये इंडिया के किसी भी कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से पैरवी करता है, और इसके बारे में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में। इसकी नियुक्ति कौन करता है? और राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विधानसभा। देखिए दोस्तों राज्य में द्विसदन होते हैं। मैं कौन कौन से राज्य में द्विसदन है बताऊंगी। द्विसदन कौन कौन से हैं? एक होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। याद रखिए विधान परिषद। क्लियर है? विधानसभा को बोला जाता है निम्न सदन, लोअर हाउस, और विधान परिषद को बोला जाता है उच्च सदन या अपर हाउस। लेकिन याद रखिए हमारे देश में तो 28 राज्य हैं ना, सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। केवल 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, और वो राज्य कौन कौन से हैं ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने कई बार बताया इसको अलग अलग वीडियो में। आप कमेंट करके बताइए कि वो कौन कौन से 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। क्लियर है? अब देखिए राज्य का निम्न सदन किसको बोलेंगे अपन? विधानसभा को, इसलिए ऑप्शन सी विधानसभा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, 35 वर्ष। देखिए दोस्तों लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति मतलब वाइस प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, इसके लिए मिनिमम एज चाहिए 35 ईयर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, जिसको हम जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं, की शक्ति प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी और उच्च न्यायालय द्वारा भी। क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा दिमाग में कि ये जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। देखिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, और राज्यों की विधायिका के पास भी तो है। अब संसद और विधायिका कानून बना रही है तो कहीं ये कानून संविधान के खिलाफ तो नहीं है। इसकी जांच करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू। देखिए
संसद जो कानून बना रही है या राज्य की विधायिका जो कानून बना रही है उस पर जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। लेकिन हाई कोर्ट किसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है? जो राज्य की विधायिका कानून बनाएगी, संसद जो कानून बनाएगी ना, उसका जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास नहीं होता है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। क्लियर है? इसी को बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू का पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए, लोकसभा की। देखिए दोस्तों, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, और ये संघ के केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात कर रहा है, क्लियर है, वो संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। और यदि राज्य के मंत्रिमंडल की बात करता तो फिर वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 280 में। याद रखिए दोस्तों, प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है और इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और ये बताया गया है आर्टिकल 280 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। दोस्तों, ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसको कैग भी बोला जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्लियर है? ये क्या काम करते हैं? ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो भी व्यय है, जो भी आमदनी है, उसकी ऑडिटिंग का काम करते हैं। अब देखो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी काम करता है या स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी काम करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिपोर्ट है वो देता है ये राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को देता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट का जो रिपोर्ट है उसको वो देता है गवर्नर को। क्लियर है? लेकिन अगर कुछ भी नहीं पूछा है ना, तो फिर हम अंडरस्टूड मानेंगे कि भैया ये केंद्र के लिए बात करे, इसलिए राष्ट्रपति वाला ऑप्शन चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की नजरबंदी वैध है या अवैध, यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रिट जारी कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबीस कॉर्पस भी बोलते हैं। देखिए दोस्तों, अगर पुलिस किसी व्यक्ति को जबरदस्ती जो है अवैध तरीके से बंद करके रखा है लॉकअप में, या फिर कोई भी आम जनता जो है किसी भी दूसरे को जबरदस्ती बंदी बनाकर रखा है, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंडर, और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है एक रिट पिटीशन जो है इशू करता है, जिसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि इसे कोर्ट में पेश करो। क्लियर है? इसको बोला जाता है हैबीस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110। दोस्तों याद रखिए, देखिए विधेयक कई प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण विधेयक, दूसरा होता है वित्त विधेयक, तीसरा होता है धन विधेयक, चौथा होता है संविधान संशोधन विधेयक। जो धन विधेयक की परिभाषा है वो अनुच्छेद 110 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सर्वोच्च सत्ता का धारक कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, भारत की जनता। देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर होता है देश का संविधान, लेकिन संविधान को शक्ति दी किसने है? देश की जनता ने दी है। और इस आपने प्रियम्बल भी पढ़ा होगा ना, प्रस्तावना, हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है वो। तो याद रखिए, देश में सर्वोच्च सत्ता में बैठा है इस देश की जनता, बाकी कोई नहीं, सब बाद में आते हैं, देश की जनता पहले आती है। इसीलिए तो बोलते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष, और इसका गठन कब किया गया था? 4 मार्च 1965 को। याद रखिए, 4 मार्च 1965 को भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया गया। और इसका अध्यक्ष जो है वो चेंज होगा ना हर 5 साल में, जैसे ही देश का प्रधानमंत्री चेंज होगा इसका अध्यक्ष भी चेंज हो जाएगा। अभी कौन है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संघ में अवशिष्ट विषय किस सरकार के पास है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, केंद्र सरकार। देखिए दोस्तों, हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें जो 7वीं नंबर की अनुसूची है उनमें विषयों का बंटवारा कर दिया गया है, लिस्ट जारी किया गया है। 3 लिस्ट हैं, एक है संघ का, संघ सूची बोलते हैं जिसको, दूसरे को बोलते हैं राज्य सूची, और तीसरे को बोलते हैं समवर्ती सूची। संघ सूची में जितने विषय दिए गए हैं, इस पर कानून बनाने का अधिकार होता है संसद के पास।
और इसकी अथॉरिटी जो होती है वो केंद्र सरकार के पास होती है। क्लियर है। अब राज्य सूची में जो विषय दिया गया है इस पर कानून बनाता है राज्य की विधायिका, और शक्तियां जो होती है बाकी वो होती है राज्य की सरकारों के पास। समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य की विधायिका दोनों के पास होता है। लेकिन कभी ना कभी तो कोई ऐसा सब्जेक्ट भी आएगा ना जो ना तो संघ सूची में दिया है, न राज्य सूची में दिया है, न समवर्ती सूची में दिया है। जैसे अभी कोविड आ गया तो भैया कोविड तो एकदम नया सब्जेक्ट हो गया, तो जो सब्जेक्ट किसी में भी नहीं दिया गया है ना उसको बोलते हैं अवशिष्ट विषय, और ये अपने आप चला जाता है संघ सूची में। मतलब ये अथॉरिटी किस पर होती है, ये केंद्र सरकार के पास होती है। क्लियर है। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। भारतीय संघ में अवशिष्ट विषय किस सरकार के पास है, तो ये होता है केंद्र सरकार के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नीति निर्देशक तत्व। इसका पूरा नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये किसमें दिया है, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ये समाजवादी व्यवस्था का प्रेरणा स्रोत है, भाग 4 डीपीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से कब हटाया जा सकता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर। देखिए लोकसभा में होता है ना, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। अब स्पीकर को हटाना है अपन को, हमें मतलब कि संसद को हटाना है, तो लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं उनका बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करना होगा, तभी लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सबसे अधिक जजेस हैं। मैं आपको नंबर बताऊं 160। और आपको पता है इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई है? 11 जून 1866 में। और सबसे पुराना हाईकोर्ट जो है ना वो कलकत्ता हाईकोर्ट है, उसकी स्थापना 1862 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। देखिए दोस्तों, हमारे संविधान का भाग 3, अब इसमें मौलिक अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 12 से लेकर 35। इसमें कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। एक बार देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। देखिए, समानता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार 29 और 30 में है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो इस प्रकार जो हमारा भाग 3 है उसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्लियर है। क्वेश्चन में पूछ रहा है समानता का अधिकार, तो वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चौधरी चरण सिंह। ये एक दिन भी संसद नहीं गए थे, शायद कुछ और इम्पोर्टेंट काम रहा होगा। वैसे ये देश के ना 5th प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। भारत में कुल कितने उप प्रधानमंत्री हुए? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 7। देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन कब कब हुए। देखिए यहाँ पर पूरी डिटेल है, पूरी डिटेल आपको याद नहीं रखना है, मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा है। देखिए नंबर में 8 दिया गया है, लेकिन चौधरी देवीलाल को देखेंगे आप तो ये 2 बार बने हैं उप प्रधानमंत्री। ठीक है, तो एक बार आप नाम पढ़ लीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती हूँ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि कौन सा नंबर का क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संविधान संशोधन विधेयक। दोस्तों याद रखिए, कोई भी विधेयक हो उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है विशेष बहुमत, तो विशेष बहुमत के लिए होता है, विशेष बहुमत से पास करना जरूरी होता है संविधान संशोधन विधेयक को। विशेष बहुमत मतलब क्या होता है? देखिए जैसे लोकसभा में कुल सदस्य हैं, तो जितने उस दिन प्रेजेंट हैं और उतने जितने
उनमें से वोट देने वाले हैं उसका 2/3 होना चाहिए, तब वो बिल पास होता है। सेम राज्यसभा से भी जितने प्रेजेंट हैं और वोट देने वाले हैं उसका 2/3, इसी को बोला जाता है विशेष बहुमत या स्पेशल मेजॉरिटी। क्लियर है? तो संविधान संशोधन विधेयक में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार स्पीकर सदा स्पीकर की परंपरा कहाँ अपनाई गई है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन में अपनाई गई है ये परंपरा कि एक बार स्पीकर और वो सदा स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र एवं गुजरात नए राज्य कब बनाए गए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1960 में। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आप 1 मई 1960 को बॉम्बे प्रदेश को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, देखिए जब भी कोई नया राज्य बनता है ना वो कोई ना कोई कानून के द्वारा ही बनता है, तो ये कौन से कानून द्वारा बना था? बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960। इस अधिनियम के अंतर्गत 2 राज्यों में बांट दिया गया, महाराष्ट्र और गुजरात। क्लियर है? तो पहले महाराष्ट्र और गुजरात मिलकर थे बॉम्बे। क्लियर? अब वो अलग अलग स्टेट बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की आकस्मिक निधि का परिचालन कौन करता है? करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी, राज्यपाल। देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, राज्य की आकस्मिक निधि बोल रहा है इसलिए राज्यपाल, और अगर केंद्र की आकस्मिक निधि पूछता तो फिर राष्ट्रपति होता। केंद्र की आकस्मिक निधि राष्ट्रपति, राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल, यही याद कर लीजिए आप। वीडियो आपको पसंद आया ना तो एक बार लाइक कर दीजिए जल्दी से, अच्छा लगता है ना आप लाइक करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री के पास। दोस्तों याद रखिए वास्तविक कार्यपालिका शक्ति पूछ रहा है इसलिए हमने प्रधानमंत्री आंसर लिया है। अगर ये वास्तविक शब्द नहीं दिया होता, केवल यही पूछता कि संसदीय शासन में कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, तो हम राष्ट्रपति आंसर लेते। वास्तविक रियल एग्जीक्यूटिव पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। याद रखिए ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। याद रखने वाली चीज है, इसमें तो समझना नहीं है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अब देखिए दोस्तों कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब व्यक्ति जो है यदि 65 वर्ष का हो गया, उसका कार्यकाल 6 वर्ष नहीं पूरा हुआ है, मान लेते हैं कि उसने 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया और वो 65 साल से पार कर चुका है, तब भी उसको रिटायर होना ही है। तो दोनों में से जो भी पहले हो, पहले 6 वर्ष पूरा होता है या पहले उसकी आयु 65 वर्ष पूरी होती है, इस पर डिपेंड करता है कि वो कब रिटायर होगा। ठीक है, तो ये आयुक्त का कार्यकाल होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नागरिक किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। देखिए दोस्तों हमारे संविधान में ना एक आर्टिकल है, आर्टिकल 18, इसमें उपाधि लेने की मनाही की गई है। मतलब कि उपाधि नहीं ली जा सकती, जैसे कि वो पहले जमाने में लिया जाता था ना, बादशाह, सुल्तान, राजाधिराज, महाराजाधिराज और पता नहीं क्या क्या, ये सब उपाधियां अब नहीं ली जा सकती है। लेकिन 2 क्षेत्र में ना छूट है, एक है शिक्षा का क्षेत्र और दूसरा है रक्षा का क्षेत्र। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारी उपाधियां तो दी जा सकती है। रक्षा में कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, ये सारी उपाधियां दी जा सकती है। लेकिन फिर भी विदेशी राष्ट्र से उपाधि लेना है तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी रिट लगाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबीस कॉर्पस। ये हमने पहले ही समझ चुका है, अवैध तरीके से किसी को हिरासत में लिया गया है। दोस्तों एक चीज समझिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना एक बढ़िया सा आर्टिकल है, आर्टिकल 22 का क्लॉज 2, अनुच्छेद 22 का क्लॉज 2। इसमें क्या बोलता है, यदि पुलिस किसी को गिरफ्तार कर ले तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होता है। कभी कभी अगर पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर नहीं उसको पेश करे न्यायालय में, तो हम सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं 226 के तहत। और ये जो रिट पिटीशन बोल रही हूँ ना, ये कौन सा रिट होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबीस कॉर्पस का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 110 के क्लॉज 3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1968। 1968 में पेश किया गया था प्रथम लोकपाल विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय पद की स्थापना कब हुई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1858 ईस्वी भारत सरकार अधिनियम द्वारा। और याद रखिए, ये जो वायसराय पद पर जो प्रथम व्यक्ति आए थे वो थे लॉर्ड कैनिन। याद रखिए, लॉर्ड कैनिन जो है ये भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के खालिस्तान में भारतीय संविधान के खालिस्तान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रस्तावना की मूल संरचना में। दोस्तों याद रखिए, प्रस्तावना में तो संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल संरचना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदनों की अवधि का उल्लेख किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 83 अनुच्छेद 83 में। दोस्तों संसद के होते हैं 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? कोई कार्यकाल नहीं होता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। क्लियर है? तो ये अवधि का वर्णन किया गया है आर्टिकल 83 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतों की समानता के मामले में अध्यक्ष के पास एक निर्णायक मत होगा और उसका प्रयोग करेगा किस अनुच्छेद में प्रावधान है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 100। देखिए दोस्तों, लोकसभा में वोटिंग होती है तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, वो वोटिंग में भाग नहीं लेता। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है कि वोट समान हो जाते हैं, जितने लोग हाँ बोलते हैं उतने लोग नहीं बोलते हैं, तब जाकर स्पीकर, अध्यक्ष जो है वोट देता है और उसका वोट फिर निर्णायक होता है। और ये बताया गया है संविधान के अनुच्छेद 100 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, संसद के पास। दोस्तों याद रखिए, जो उच्चतम न्यायालय है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उसके अगर जजेस का नंबर बढ़ाना है तो उसके लिए कानून पास करना पड़ेगा और ये कानून पास करने की शक्ति संसद के पास है। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी प्रेजेंट में 34 जज हैं, जिसमें 33 अदर जज और जो है अपना सीजेआई है। क्लियर है? मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब कि ये संघ का, केंद्र के मंत्रिपरिषद की बात कर रहा है, तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यहीं पर अगर सामूहिक रूप से राज्य के मंत्रिपरिषद की बात करता तो फिर वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कुछ नहीं लिखा है, मतलब केंद्र की बात कर रहे हैं। केंद्र का मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अधिकतम 6 माह तक। याद रखिए दोस्तों, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या वो नहीं है, ठीक है, तो उसकी जगह उसका पद संभालता है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो फिर उसका पद संभालता है हमारा सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई। ठीक है, अब सीजीआई भी नहीं है तो वहां सुप्रीम कोर्ट का जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा वो। अभी बात हम केवल यहाँ तक की करते हैं। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट की मृत्यु हो गई है तो उसका कार्य संभालेगा वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन सिर्फ 6 महीना। किसी भी हाल में पुनर्चुनाव हो जाना चाहिए, प्रेसिडेंट का चुनाव हो जाना चाहिए 6 महीने के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के पश्चात करते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रत्येक 5 वर्ष। दोस्तों याद रखिए, प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है और उनके सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन मंत्री परिषद की सलाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने और अन्य न्यायाधीश होते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 33। देखिए टोटल अगर हम जज की बात करें तो वो 34 है, जिसमें 33 होते हैं अदर जज और 1 होता है सीजीआई, मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अलंकरण से सम्मानित निम्न में से कौन हुए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन
डी, ए और बी दोनों, मतलब कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी और डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भी, ये दोनों जो हैं राष्ट्रपति बने थे और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यों के संघ के रूप में। देखिए दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 में बताया गया है कि भारत जो है ना वो राज्यों का संघ है। मतलब कि क्या है इसका, हमारा एक देश है जिसको हम बोलते हैं संघ। प्रशासन की सुविधा के लिए इसको 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कितना भी जोर लगा ले, ये संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? इसलिए भारत को बोला जाता है राज्यों का संघ और ये कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के ही क्षेत्राधिकार में आते हैं? करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। पहले ही बताया मैंने, 7वीं अनुसूची में 3 तरह की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं उस पर कानून संसद और राज्य की विधायिका दोनों बना सकती है। तो ये केंद्र और राज्य दोनों के क्षेत्राधिकार में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय वन सेवा को किस सेवा के अंतर्गत रखा गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस। वैसे आपको पता ही होगा कि प्रशासनिक सेवा हो, रेवेन्यू सर्विस हो या फॉरेन सर्विस हो या फॉरेस्ट सर्विस हो, आते तो ये किसके हैं? अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस के अंतर्गत। दोस्तों ये भी याद रखिए कि भारतीय वन सेवा का गठन किया गया है 1966 में, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 15। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 15 जो है ना वो समानता के अधिकार की बात करता है, सामाजिक समानता। इसमें क्या बोला गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ये बताया है आर्टिकल 15 में। दोस्तों एक मूवी बनी थी आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना की, आप एक बार वो मूवी देख लेना, बढ़िया मूवी है, आपको आर्टिकल 15 बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, आर्टिकल 352, अनुच्छेद 352 के तहत। याद रखिए, राष्ट्रपति जो है आपातकाल की जब घोषणा करता है ना तो मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे मूल अधिकार स्थगित हो सकते हैं। और याद रखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की बात किया गया है तो यह है आर्टिकल 352। अगर राष्ट्रपति शासन की बात करें, मतलब कि राज्यों में जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, वो दिया गया है आर्टिकल 356 में। और एक और है वित्तीय आपातकाल, ये दिया गया है आर्टिकल 360 में। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है 356 के तहत, और वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है 360 के तहत। तो यहीं से आपके 3 क्वेश्चन तो तैयार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। देखिए क्वेश्चन में मौलिक अधिकार को निलंबित करने की बात कह रहे हैं। कब किया जाएगा मौलिक अधिकार को निलंबित? जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। तो ये शक्ति तो राष्ट्रपति के पास ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 44। याद रखिए ये डीपीएसपी का भाग है। समान नागरिक संहिता का मतलब क्या होता है? आपको पता ही होगा ना कि हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो हिंदुओं के लिए अलग कानून है और मुस्लिमों के लिए अलग। खास करके विवाह, तलाक और बच्चा गोद लेना, प्रॉपर्टी का बंटवारा, इससे रिलेटेड कानून जो है वो धर्म के आधार पर है। समान नागरिक संहिता बोलता है कि एक नागरिक है ना, एक देश, एक नागरिक, एक कानून, चाहे आप किसी भी धर्म जाति से हों। तो ये बात बताया गया है आर्टिकल 44 में। वैसे अभी की गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है समान नागरिक संहिता को लागू करने की। अब देखते हैं ये कब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन उल्लेख है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन
बी अनुच्छेद 54 आर्टिकल 54। दोस्तों याद रखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है आपको पता है? देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं केवल निर्वाचित सदस्य, और राज्य में जो विधानसभा होती है ना, विधानसभा के भी केवल निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, मतलब कि ये वोट देते हैं, वोट करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना का उल्लेख है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 81 आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण का उल्लेख है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 87 आर्टिकल 87। दोस्तों राष्ट्रपति अपना अभिभाषण कब कब देता है? देखिए, जब भी सामान्य चुनाव होता है ना, जनरल इलेक्शन होता है, जो पहली बार सत्र होती है, प्रथम बैठक होती है, तो सबसे पहले जो है राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देता है। और जब भी नया साल शुरू होता है और जब प्रथम सत्र होता है तो उसका पहला दिन भी राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देता है, और ये बताया गया है आर्टिकल 87 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 25 वर्ष। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए, प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है, या फिर वो हो सकता है कि राज्यसभा का सदस्य हो। अगर वो लोकसभा से आया है ना तो मिनिमम एज 25 होनी चाहिए, और यदि वो राज्यसभा से आया है तो मिनिमम एज 30 होनी चाहिए। एक बात बताइए, क्या आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं? ना आप लोकसभा के सदस्य हैं, ना आप राज्यसभा के सदस्य हैं। इसका जवाब है हाँ, आप भी प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन 6 माह के अंदर में या तो लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी या राज्यसभा की सदस्यता। क्लियर है? इसलिए इसका आंसर मैंने लिखा है 25 वर्ष, क्योंकि मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को। दोस्तों याद रखिए, उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, मतलब हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, अपना त्यागपत्र यहाँ के न्यायाधीश राष्ट्रपति को देते हैं। इनको नियुक्त करने का काम भी राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, 1 वर्ष के लिए। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि आपातकाल की घोषणा हो चुकी है, अब लोकसभा का कार्यकाल 5 साल समाप्त होने को है, तो अब आपातकाल के टाइम पर चुनाव तो नहीं करवाएंगे ना, इसलिए 1 वर्ष की अवधि बढ़ा दी जाती है लोकसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्लेटो। प्लेटो ने लिखा है रिपब्लिक पुस्तक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य विवाद से संबंधित कौन सी समिति थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राजमन्नार समिति, और इस समिति का गठन किया गया था 1970 में। किसने किया था? याद रखिए, तमिलनाडु सरकार ने। क्यों किया था? देखिए, केंद्र और राज्य के मध्य बहुत सारे विवाद होते हैं, राज्य और राज्य के मध्य भी बहुत सारे विवाद होते हैं, तो उनको कैसे सुलझाया जाए, इस पर एक समिति गठित की गई थी जिसको बोलते हैं राजमन्नार समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, 2 जून 2014 को। देखिए दोस्तों, तेलंगाना कौन से नंबर का राज्य बना था तब? 29वां राज्य बना था। अब देखिए, अब तो 28वां राज्य बन गया ना, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी तो एक स्टेट था, उसको हटा के केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। अब ये 28वां राज्य बन गया, लेकिन जब ये बनकर तैयार हुआ था ना 2 जून 2014 को, तब ये 29वां राज्य बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 20 मई 1961 को। अब ऐसे ही तो रोक नहीं लगाया जा सकता है, इसके लिए एक अधिनियम तो पास करना होगा। तो 20 मई 1961 को अधिनियम पास हुआ। क्या था वो? दहेज निरोधक अधिनियम 1961। और देखिए, इस दिन तो ये पास हुआ था, लागू कब से हुआ था ये? 1 जुलाई 1961 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब लागू हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य नामित किए जाते थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2। देखिए दोस्तों, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था। नॉमिनेट करने का काम करता था इंडिया का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। फिर बाद में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई ना, तो ये सिस्टम को ही हटा दिया गया। अब कोई एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 22 भाषा। दिमाग में आ रहा होगा कि कौन कौन सी है ये 22 भाषा, तो देखिए यहाँ पर असमीज, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी। 2-3 बार पढ़िए, याद हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1987 1987 में। याद रखिए ये कब जो है राज्य बना था भारत का? 30 मई 1987 को। और याद रखिए ये हमारे देश का 25वां नंबर का राज्य था और इसको 50वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी संघीय राज्य, फेडरल सिस्टम बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है? शक्तियों का बंटवारा किया गया है। हमारे पास होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर होता है स्टेट गवर्नमेंट। कुछ शक्तियां केंद्र के पास है और कुछ शक्तियां राज्य सरकारों के पास है, लेकिन ज्यादा पावरफुल कौन है? केंद्र सरकार, और इसी को हम बोलते हैं संघीय राज्य, फेडरल स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राजीव गांधी। दोस्तों याद रखिए ये दल बदल विरोधी कानून क्या होता है? जैसे कि कोई मानते हैं कि कोई एक नेता है ए, ये कोई पार्टी से है, मान लेते हैं एक्स पार्टी से है, इसने चुनाव जीता। अब ये चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी में शामिल होना चाहता है, ये वाई पार्टी में शामिल होना चाहता है। तो अब अगर ये दूसरी पार्टी में शामिल होगा ना, तो ये जो जीता है इसकी सदस्यता तो गई, रद्द हो जाएगी। इसी को बोलते हैं दल बदल विरोधी कानून। क्लियर है? और ये कब पास हुआ था? याद रखिए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1985 में। और इसी के तहत जो है संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची। और किसका कार्यकाल था उस समय? राजीव गांधी जी का कार्यकाल था, वो प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन सी मुख्य शक्ति ली गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान। प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी अनुसूची में किसका विवरण दिया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। देखिए दोस्तों, चौथी अनुसूची में बताया गया है कि राज्यसभा की जो सीट है उनका एलोकेशन कैसा होगा, कितनी सीट कौन से राज्य से आएंगी और कौन से केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1992 में। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को बाद में जोड़ा गया था 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए न्यायमूर्ति फजल अली। न्यायमूर्ति फजल अली थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वीजी खरे। दोस्तों याद रखिए राजभाषा आयोग की स्थापना हुई थी, गठन हुआ था 7 जून 1955 को। याद रखिए 1955 7 जून को गठित किया गया था राजभाषा आयोग और उसके प्रथम अध्यक्ष थे वीजी खरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2 सितंबर 1946। 1946 2 सितंबर को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन सा होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रश्नकाल। जैसे ही बैठक होती है उसका 1 घंटा प्रश्नकाल का होता है जिसमें सरकार से सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए एक निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट प्रदान की गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन
ए अनुच्छेद 27 के तहत। अनुच्छेद 27 के तहत जो है, जो भी धर्म के लिए दान किया जाएगा उस पर टैक्स नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाना चाहिए? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 2 माह के अंतर्गत। याद रखिए दोस्तों, अगर सामान्य राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो 1 माह के अंतर्गत जो है संसद से वो पास होना चाहिए, लेकिन यदि वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है तो 2 माह का समय दिया जाता है कि 2 माह के अंतर्गत वो संसद से अनुमोदन मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 29 अगस्त 1947। और याद रखिए दोस्तों, इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में अंतर्विष्ट राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अब तक कितनी बार की गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 3 बार। कब कब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले किया गया था 1962 में जब चीन युद्ध हुआ था, फिर किया गया 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, और 1975 में किया गया जब आंतरिक अशांति का माहौल था। 3 बार हुआ है अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 368। आपको अच्छे से अब तक याद हो चुका होगा कि आर्टिकल 368 में बताया गया है कि संविधान में संशोधन करने का क्या प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कब गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, 30 मई 1987 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 5 से लेकर 11। याद रखिए दोस्तों, ये हमारे संविधान के भाग 2 में दिया गया है नागरिकता। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, पंजाब। पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। कब किया गया था? याद रखिए 7 जुलाई 1951 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अब नहीं कर सकता। अब आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है। अब चाहिए होता है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह मतलब कि जब बहुत सारे लोग बिल्कुल रोड पर आ जाएं तलवार बंदूक पकड़ के, तब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संचित निधि से। संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसने की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। याद रखिए दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद मतलब होता है जैसे कि जो 2 राज्य हैं या केंद्र और राज्य के मध्य यदि विवाद हो जाए तो उसको सुलझाने के लिए परिषद गठित की जाती है, जिसको बोलते हैं अंतर्राज्यीय परिषद, और ये बताया गया है आर्टिकल 263 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्णय कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय। जब भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा और यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो अंतिम निर्णय सिर्फ सुप्रीम कोर्ट लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, BN राव। दोस्तों, एक MN रॉय भी है ना, वो MN रॉय अलग है, ये BN राव है। ये संवैधानिक परामर्शदाता थे संविधान सभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। कब गठित किया गया? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के कितने सत्र होते हैं और उनका नाम बताइए? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र। मिनिमम 2 सत्र होने ही चाहिए, सामान्यतः 3 होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सोवियत संघ। दोस्तों आपको पता ही होगा ना, जब संविधान का निर्माण के लिए संविधान सभा गठित की गई तो उसके जो सदस्य थे वो अलग अलग देश में जाकर अलग अलग देश के संविधान को पहले अच्छे से स्टडी किए और जो चीज़ अच्छा लगा उससे इंस्पायर होकर उसको हमारे संविधान में इंक्लूड कर लिए, शामिल कर लिए। तो ये जो मौलिक कर्तव्य है ये कहाँ से लिया गया है? ये सोवियत संघ से। अब मैं आपको बता दूं कि ये मूल संविधान में नहीं था, ये किस में है, इसको बाद में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया, संविधान का एक नया भाग बनाया गया, वो था भाग 4A, और एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 51A। ठीक है, और अभी वर्तमान में ना 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले 10 था, फिर एक को और बाद में जोड़ा गया, अभी है 11 मौलिक कर्तव्य। दोस्तों 100 क्वेश्चन का हमारा कंप्लीट हो चुका है, मुझे उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अब मुझे 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे कि भारत में कुल कितने उप प्रधानमंत्री हुए हैं, इसका आंसर दीजिए। और प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया, इसका आंसर दीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी ई बुक की वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, आप ये नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपको 2022-23 के करेंट अफेयर्स और साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट का पेड PDF मिल जाएगा। मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ कमेंट पे अपना सजेशन बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा या आपका कोई अपना ओपिनियन हो, और ख़ास करके हम आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन से वीडियो पर चाहिए ये भी हमें बताइए। थैंक यू सो मच।